दोस्तों इनसे मिलिए। ये हैं टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान। ज़्यादा नहीं, अगर सिर्फ 2-3 साल भी पीछे जाया जाए तो पूरी मुस्लिम दुनिया में और मुस्लिम दुनिया के अलावा भी जहाँ जहाँ पर दुनिया भर में मुसलमान रहते हैं, उन सभी के बीच में अगर मुस्लिम दुनिया के किसी नेता की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इमेज थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि टर्की के यही रजब तैयब अर्दोगान थे। मगर फिर गाज़ा में जंग शुरू हुई, लोगों को दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला, लोगों ने हर चीज़ को रियलिस्टिक वे में देखा और उसके बाद सब कुछ बदल गया। क्योंकि फ़िलिस्तीन की इस जंग की वजह से जिस मुस्लिम नेता की फिर सबसे ज़्यादा इमेज ख़राब हुई, वो भी कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब अर्दोगान हैं। मगर दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से टर्की के इन्हीं राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान का मिडिल ईस्ट के जिस एक नए कांड के अंदर नाम आ रहा है, वो तो यकीनी तौर पर होश उड़ा देने वाला है। और वो जो कांड है वो है दरअसल सीरिया में सिविल वॉर का दोबारा से आगाज होना, सीरिया की ज़मीन का एक बार फिर से खून से लथपथ हो जाना, वहाँ के आम नागरिकों की बेदर्दी के साथ मौतों का शुरू हो जाना। वैसे तो मुझे अंदाज़ा है कि आप में से ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे कि जो सीरिया से रिलेटेड खबरें देख रहे होंगे, फ़ोटोज़ देख रहे होंगे, वीडियोज़ देख रहे होंगे, मगर फिर भी ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर सीरिया में अचानक से ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जिनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा भी तो वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि सीरिया में कौन सही कौन गलत है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि जैसे ही इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच सीज़ फायर हुआ, वैसे ही चंद घंटों के अंदर अचानक से ये सीरिया के अंदर क्या बवाल शुरू हो गया और इस पूरे मामले में टर्की और इजराइल का क्या कनेक्शन है। उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फ़िलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के ज़रिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। मुद्दे पर आएँ तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि सीरिया का ये जो पूरा मैटर है, ये हमारे दौर का शायद सबसे ज़्यादा पेचीदा, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर है। सीरिया का पूरा इतिहास क्या है, सीरिया इन हालात में कैसे पहुंचा, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पूरे ही टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं। मगर क्योंकि ये जो पूरा ताज़ा मामला हुआ है, ये जो करंट सिचुएशन है, इसको सही तौर पर समझने के लिए भी हमको पीछे की कुछ मोटी चीज़ों पर नज़र डालनी होगी, इसीलिए उन चीज़ों को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। सीरिया एक ऐसा देश है कि जहाँ पर पिछले 52-53 साल से सिर्फ एक ही फैमिली का राज है, बल्कि एक फैमिली नहीं, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 ही लोगों का राज है। एक तो बशर अल असद, जबकि दूसरे हैं उन्हीं के फादर हाफिज अल असद। हाफिज अल असद ने 1971 में सीरिया की कमान संभाली थी और फिर अपनी मौत मतलब कि साल 2000 तक वो इसी गद्दी पर बैठे रहे थे। उसके बाद उनके बेटे यानी कि बशर अल असद ने कमान संभाली और अभी तक मतलब 2024 में भी वही सीरिया के हुक्मरान बने हुए हैं। अब क्योंकि इन दोनों ही लोगों की ये हुकूमत थी तो एक डिक्टेटरशिप ही, और वो भी एक जालिमाना डिक्टेटरशिप कि जहाँ पर अलग अलग मजहबों जैसा कि सुन्नी, शिया या इसके अलावा अलग अलग नस्लों, अलग अलग चीज़ों की वजह से भेदभाव किया जाता था, लोगों पर जुल्म सितम किया जाता था। तो इसीलिए यहाँ के लोग इस हुकूमत से कभी शायद खुश नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि सन 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया और मुस्लिम दुनिया के कई देशों की हुकूमतों के तख्ते पलट हुए, तो यहाँ के लोगों ने भी मौका गनीमत जानकर असद हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन बशर अल असद ने इन सारे प्रोटेस्ट का जो जवाब दिया वो दरअसल आर्मी के टैंक से दिया, मतलब कि अपने ही देश के वो निहत्ते लोग जो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ अपनी ही आर्मी उतार दी और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अपने ही देश के निहत्ते लोगों को इस तरह से मरता हुआ देखकर अब सीरियन आर्मी के अंदर के ही एक ग्रुप ने बगावत कर दी और वो बशर अल असद के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने अपना नाम रखा सीरियन फ्री आर्मी। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कि जो पहले ही असद से खुश नहीं रहा करते थे, वो तो बस मौके को तलाश कर रहे थे और उन्होंने जब ऐसे हालात देखे तो फौरन ही ये जो बागी आर्मी थी, मतलब जो बशर अल असद के खिलाफ खड़ी हुई थी, इसको हथियारों या पैसों वगैरह से मदद करनी शुरू कर दी। मतलब सीरिया के अंदर की वो जंग कि जो लोगों ने अपने हुकूक को हासिल करने के लिए शुरू की थी, अब उसको बाहरी ताकतों ने हाईजैक कर लिया था। मिडिल ईस्ट के अंदर वेस्टर्न देशों की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट देखकर अब जाहिर
ظاہر ہے بشر الاسد کے دوست بھی میدان میں آ گئے۔ ان میں سب سے پہلے تو ایران ہی تھا کہ جس نے پیسوں اور ہتھیاروں سے تو مدد کی ہی، ساتھ ہی ساتھ اپنا جو پروکسی گروپ تھا مطلب کہ حزب اللہ، اس کے فائٹرز کو میدان میں اتار دیا۔ جبکہ بعد میں رشیا کی بھی انٹری ہوئی کہ جس نے پوری جنگ کا ہی پاسا پلٹ دیا، کیونکہ 2011 سے شروع ہونے والی سیرین سول وار کے جو ابھی تک بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس پوری جنگ میں یہ جو بشر الاسد کی حکومت محفوظ رہی، نہ صرف محفوظ بلکہ سیریا کے زیادہ تر علاقے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے میں بھی کامیاب رہی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایران اور رشیا کا بھرپور سپورٹ ہے۔ مگر دوستو، سیریا کے اندر جس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا، سیریا پورا خون سے لت پت تھا، ان ساری بڑی بڑی طاقتوں کا جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ اسی دور میں یہاں پر ایک اور نئی طاقت کو بھی ابھرنے کا موقع مل گیا اور اس طاقت کا نام تھا ISIS۔ ویسے یہ جو ISIS ہے، اس کو اندرونی طور پر کون بیک کرتا ہے اور پورے مڈل ایسٹ میں یہ کس ایک طاقت کے اوپر اٹیک نہیں کرتا ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری تھیوریز میڈیا یا سوشل میڈیا پر گھومتی ہی رہتی ہیں، جن پر آپ لوگوں کی بھی کبھی نہ کبھی نظر پڑی ہی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور گروپ کا نام بھی مینشن کرنا ضروری ہے، جس کا نام ہے SDF۔ یہ کرد لوگوں کا ایک گروپ تھا کہ جو انہوں نے ISIS سے نپٹنے کے لیے بنایا تھا، مگر کیونکہ جب یہ کرد لوگوں کا گروپ تھا تو ظاہر ہے ان کا اب سب سے بڑا دشمن ٹرکی بھی تھا، یا کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی کے لیے سیریا کے اندر سب سے بڑا دشمن یہی گروپ تھا۔ ٹرکی ان کو آتنکوادی گروپ مانتا ہے اور وقت وقت پر ان کے اوپر ایئر اسٹرائکس وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد اب آپ لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی زیادہ اندرونی اور باہری پارٹی اس پوری جنگ میں انوالو ہیں، اور جب ان ساری پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی ہوگی، اتنے سالوں تک ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کیا ہوگا، تو پھر سیریا کا یہ حال بھلا کیوں نہ ہوگا؟ کیوں لاکھوں لوگوں کی موتیں نہ ہوتی؟ کیوں وہاں کے خوبصورت اور ایتہاسک شہر ملبے میں نہ بدل جاتے؟ کل ملا کر اب اگر اس بارے میں بھی بات کریں کہ ان ساری پارٹیز میں سے کس کے پاس سیریا کا کتنا علاقہ ہے، تو سب سے زیادہ تو بشر الاسد کی جو آرمی ہے انہی کے پاس ہے، لگ بھگ 61% کے قریب، جبکہ جو کردوں کی SDF ہے اس کے پاس 25% کے قریب، جبکہ باقی 11% کے قریب سیریا کا علاقہ ان ودروہی گروپس کے پاس ہے کہ جن میں سیرین فری آرمی یا پھر HTS وغیرہ گروپ آتے ہیں۔ اب آخر میں بات آتی ہے تازہ حالات کی کہ آخر اب کیا ہوا ہے؟ تو دوستو، ہوا یہ کہ جیسے ہی اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ ایک سیز فائر ہوا، اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہی سوشل میڈیا کے تھرو یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ سیریا کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے جب تصویر کلیئر ہوئی اور ساری خبریں کھل کر سامنے آئیں تو پتہ یہ چلا کہ سیریا کی وہ سول وار کہ جو کہنے کو آفیشیلی ختم تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہاں پچھلے کچھ سالوں سے ٹھنڈے بستے میں پڑی ہوئی تھی، وہ اچانک سے ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ HTS نام کا وہ گروپ کہ جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹرکی اور امریکہ بیکڈ ہے، اس نے اچانک سے بشر الاسد کی جو آرمی تھی اس کے جو ٹھکانے تھے اس کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اٹیک سیریا کا جو ایک مشہور اور ایتہاسک شہر الیپو ہے اس کے آس پاس کے باہری علاقوں میں کیا گیا، اور یہ ٹھکانے بھی صرف سیرین آرمی کے نہیں بلکہ حزب اللہ اور ایران کی IRGC کے بھی تھے۔ کل ملا کر 200 کے قریب لڑاکوں کی موت کا دعویٰ کیا گیا، جس میں مانا جا رہا ہے کہ شاید IRGC کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ اب کیونکہ یہ شروعات تو 27 نومبر کو ہوئی تھی اور اب تو کئی دن گزر چکے ہیں، تو حالات پہلے سے اور بھی زیادہ بدل چکے ہیں۔ خود HTS یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ 40 سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے، جس میں زیادہ تر گاؤں شامل ہیں، جبکہ کچھ شاید قصبے یا شہر شامل ہیں، اور خاص طور سے الیپو کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بہت بڑے علاقے پر HTS کنٹرول حاصل کر چکا ہے، اور اس نے بہت ساری جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، کسی ایسے ہائی وے کو بھی کنٹرول میں لے لیا ہے یا پھر بلاک کر دیا ہے کہ جو سپلائی لائن وغیرہ کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ فی الحال دوستو، HTS یا اس سے جڑے ہوئے ان سارے گروپس کے یہ دعوے کس حد تک سچ ہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ بشر الاسد کی آرمی کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور ہاں شروعاتی حملے میں ان سارے گروپس نے بشر الاسد کی آرمی کے خلاف بڑھت بنا لی ہے۔ اب دوستو، دور سے یہاں سے بیٹھ کر وہاں کی کنڈیشن کو جج کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ہم لوگوں کے لیے ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جنگ تو وہاں کے عام لوگوں نے اپنے حقوق کو، اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے ہی شروع کی تھی، مگر دونوں ہی پارٹیز کی طرف سے دھیرے دھیرے باہری طاقتوں نے اس پوری جنگ کو ہائی جیک کر لیا۔ سیریا کے اس پورے معاملے کو اگر صرف ایک گہری نظر سے دیکھ لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے،
टर्की भी है, ईरान भी है, ISIS भी है, हिजबुल्ला भी है और तो और इसराइल भी है। बहुत सारी ताकतें हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतिहास तो यही कहता है कि बशर अल असद के हाथ भी अपने ही लोगों के खून से रंगे हुए हैं। हो ना हो बशर अल असद की पहचान एक जालिम डिक्टेटर की ही है, मगर बशर अल असद को पसंद ना करना या बशर अल असद से एग्री ना करने का मतलब ये भी नहीं बनता है कि सीरिया के अंदर किसी ऐसे ऑपरेशन को, किसी ऐसी जंग को ही सपोर्ट कर दिया जाए कि जो दरअसल बाहरी ताकतों की मदद से और ख़ास तौर से वेस्टर्न ताकतों की मदद से चल रही हो, ताकि वहाँ की हुकूमत का तख्ता पलट किया जा सके और अपने मन मुताबिक किसी हुकूमत को बैठाया जा सके। इसीलिए सीरिया की इस सिविल वॉर में आप चाहें जिस तरफ भी खड़े हुए हों, आपका ओपिनियन जो भी हो, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये जो 27 नवंबर से अचानक से जंग शुरू हुई है, जिन हालात में शुरू हुई है, जिस तरह से शुरू हुई है, इस पर सवाल तो बनते ही हैं। शक तो पैदा होगा ही, क्योंकि जैसे ही इजराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज़फायर हुआ, अगले चंद घंटों के अंदर इतनी तेजी के साथ बड़ा हमला हुआ कि मानो बहुत लंबे वक्त से सब कुछ तैयारी थी, बस किसी बड़ी ताकत की तरफ से हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा था। शक इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि 1-2 दिन पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से सीरिया के हुक्मरान बशर अल असद को धमकी दे दी गई थी कि हिजबुल्ला और ईरान के बीच वो जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, मतलब हथियार वगैरह को सप्लाई करवा रहे हैं, इन सब से बाज आ जाएं। लेकिन जाहिर है बशर अल असद की तो गद्दी ही हिजबुल्ला और ईरान के सहारे से रुकी हुई है, तो भला वो इस काम से पीछे कैसे हट सकते हैं। अब अगर हम अपनी बात को कंक्लूड करें तो एक्सपर्ट्स की तरफ से माना ये जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच ये जो सीज़फायर हुआ है, इजराइल को पता है कि हिजबुल्ला अब इस वक्त में अपने आप को बड़ी तेज़ी के साथ दोबारा ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा, या जो उसकी ताकत बिखर गई है लीडरशिप के ख़त्म होने की वजह से, वो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेगा। जाहिर है इस चीज़ में सीरिया का बड़ा किरदार होगा, क्योंकि सीरिया ईरान और हिजबुल्ला के बीच ब्रिज का काम करता है। सारे हथियार वगैरह सीरिया के ज़रिए से आते हैं। ईरान के बड़े बड़े लीडर्स या मिलिट्री से जुड़े हुए लोग भी सीरिया के ज़रिए से ही सफ़र करते हैं। तो इसीलिए अमेरिका ने इजराइल का हिजबुल्ला के साथ सीज़फायर तो करा दिया, लेकिन शायद उससे पहले ही सीरिया के अंदर एक नए ऑपरेशन की प्लानिंग भी कर ली थी, ताकि किसी तरीके से हिजबुल्ला की जो सप्लाई लाइन है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस काम के लिए अमेरिका ने टर्की के ऊपर हाथ रखा, टर्की को पिंच किया, या कह सकते हैं कि टर्की को मनाया, टर्की को किसी भी तरीके से प्रेशराइज किया। जो भी हुआ हो, फिलहाल टर्की के बैक करने के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया। एक फैक्टर ये भी बताया जा रहा है कि शायद अमेरिका समेत सारी वेस्टर्न पावर्स को, टर्की को या फिर इन सारे ग्रुप्स को ये बात महसूस हो रही थी कि यही सबसे अच्छा मौका है कि सीरियन आर्मी के ऊपर हमला करके बशर अल असद की हुकूमत को पलटा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर में हिजबुल्ला काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है, उसको संभलने में टाइम लगेगा। ईरान भी इजराइल के साथ बुरी तरीके से उलझा हुआ है, जबकि जो सबसे बड़ी ताकत है मतलब कि रशिया, वो भी यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है। तो अगर इस वक्त कोई भी ऑपरेशन किया जाए तो आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े इलाके पर फतह हासिल की जा सकती है, और यही सोचकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और शायद शुरुआती कुछ दिनों में उनकी ये सोच, उनकी ये प्लानिंग सही भी साबित हो रही है, मगर क्योंकि अब रशिया ने भी खतरनाक बमबारी शुरू कर दी है, तो आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।